कड़ी। नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आपसे बात करने में बहुत ही बड़ा मज़ा आता है। मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करता हूँ एंड आई ट्राई टू हेल्प द बैंक्स इन मैनेजिंग द शो एंड बाय बीइंग अ कंप्लायंट बैंक। 25 मई को, जून को नहीं, मई को, जून तो अभी आना है। 25 मई को रिजर्व बैंक ने एक अमेंडमेंट जारी किया। वो अमेंडमेंट जिसको वो कहते हैं कि गवर्नेंस के बारे में वो अमेंडमेंट है, 25 मई का है। और जो 6 जनवरी को उन्होंने डिस्कशन पेपर दिया था, डिस्कशन पेपर के बाद नॉर्मली क्या होता है, एक ड्राफ्ट सर्कुलर आता है, लेकिन इसमें कोई ड्राफ्ट सर्कुलर आया नहीं। वो जो डिस्कशन पेपर था उसके ऊपर हमने शायद 10 या 12 जनवरी 2026 में एक वीडियो बनाया था कि टेन्योर के बारे में क्या चल रहा है। वैसे तो 2020 के जो बीआर एक्ट के अमेंडमेंट के बाद में हमने लगभग इस चैनल पे 8-10 शो किए हैं। वो सभी शो आपने देखे हैं और ऑलमोस्ट ये सभी शो बहुत पॉपुलर हुए हैं। बहुत सारे सवाल भी लोग पूछते हैं। अच्छा लगता है सवाल पूछना, क्योंकि गलत काम करने के बजाय या गलतियां करने के बजाय अगर हम सवाल पूछ के इसको अगर सही करें या सीधा करें तो अच्छा ही रहता है। तब ये जो 25 मई को जो अमेंडमेंट आया है, इसमें जितने भी लोगों ने, फेडरेशंस ने, एसोसिएशंस ने, जिन भी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे, मिनिस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, और इन सब रिप्रेजेंटेशन के बारे में एक आर्गुमेंट ये किया जा रहा था कि दिस इज़ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जैसे कि कोई बंदा अगर एमएलए होता है तो उसको 10 बार चुनाव जीतने का अधिकार होता है या चुनाव में पार्टिसिपेट होने का अधिकार होता है, तो ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में क्यों? तो इसमें तो कई फेडरेशंस कई कोर्ट्स में भी गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का फेमस डिसीजन है। मेरा एक शो है जो अभी एयर नहीं हुआ है, जिसके बारे में मैं कहने वाला हूँ कि कौन से कानून के खिलाफ आप रिजर्व बैंक के अगेंस्ट किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसके ऊपर मैं अलग से शो करूँगा, वो भी आप बाद में देखिएगा। आज तो हम ये जो 25 मई का जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सर्कुलर है, जिसके लिए हमारे सेक्टर में जितने भी बंदे अनेक सालों से काम कर रहे थे, हालांकि सच है उन्होंने मेहनत की है, बैंक को खड़ा किया है और वो डायरेक्टर बने रहना चाहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। और हम तो जानते ही हैं कि हम लोग तो रिलेशनशिप बैंकिंग वाले लोग हैं। तो ये रिजर्व बैंक को क्या हो गया अचानक, ये सिलसिला क्या हो गया? ये स्टोरी चालू होती है वो पीएमसी बैंक के एपिसोड से। आप जानती होंगे कि 2019 में जब पीएमसी बैंक का एपिसोड हुआ था, उसके बाद में मिनिस्ट्री ने और रिजर्व बैंक ने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद में 2020 का अमेंडमेंट आया था बीआर एक्ट में, जिसमें ड्यूअल कंट्रोल खत्म हो गया। और 2020 में जब अमेंडमेंट आया था तो सेक्शन 56 जो था, जो जिसको हम कहते हैं कि एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको पूरा उन्होंने उधेड़ दिया, ओपन कर दिया पूरा। और ये सेक्शन ओपन करने के बाद में क्या हो गया कि बहुत सारी प्रोविजन जो हमें अप्लाई नहीं हो रही थी वो अप्लाई होना चालू हो गई। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन हमें अप्लाई हो गई वो सेक्शन 10A2 की, जिसमें वो प्रोविजन जो था कि डायरेक्टर्स का टेन्योर 8 साल का होगा। हम लोग रोए, गिड़गिड़ाए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत लोगों ने स्टेटमेंट्स भी दिए, रिप्रेजेंटेशंस दिए, अरे यार ये 8 साल तो बहुत ही कम है, 10 साल करो। तो पिछले साल मिनिस्ट्री ने एक अमेंडमेंट लाया और जिसमें उन्होंने ये 8 साल का 10 साल कर दिया। उसका नोटिफिकेशन आया 1 अगस्त 2025 को। और नोटिफिकेशन का मतलब ये था, उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाए थे कि 1 अगस्त 2025 को जो बंदा
जिस बंदे का टेन्योर, कंटिन्यूस टेन्योर 10 साल के ऊपर हो गया है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। रिजर्व बैंक ने धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया। रिजर्व बैंक के शिमला ऑफिस ने उसके ऊपर एक ओपिनियन दिया था और वो बहुत वायरल हुआ था उस वक्त। उसके बाद में क्या हुआ कि 1st December, probably in the month of December, Reserve Bank of India came out with the amendment in the Banking Regulation Act's rules. ये रूल्स शायद दिसंबर में अमेंड किए गए। उसमें ना एक रूल इंसर्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो बंदा सेक्शन 10A2 कंप्लाई नहीं करता है, उसके टर्म्स जो कंप्लाई नहीं करता है, उसको हम इनएलिजिबल डायरेक्टर संबोधेंगे। विल कॉल हिम इनएलिजिबल डायरेक्टर। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स टू कम। फिर भी रिजर्व बैंक ने प्रेशर में आके 6 जनवरी को एक डिस्कशन पेपर दिया कि भाई ये 10 साल के बाद हम लोग वापस इलेक्ट हो करके आ सकते हैं कि नहीं। तो डिस्कशन पेपर जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 3 साल का कूलिंग पीरियड हम लोग रखेंगे। 10 साल कंटिन्यूस टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद में 3 साल यू हैव टू स्टे होम। And then discussion paper was under discussion with various authorities, various federations. They all represented in a different way. But when I see this circular of 25th of May, मुझे लगता है कि जो डिस्कशन पेपर में उन्होंने कहा था वही का वही उन्होंने डायरेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि कूलिंग पीरियड का डेफिनेशन फाइनल हो गया है। द डेफिनेशन ऑफ कूलिंग पीरियड इज नाउ फाइनल। यानी 10 साल कंटिन्यूसली डायरेक्टर होने के बाद में यू आर नॉट ओनली डिस्क्वालीफाइड बट यू कैनॉट कम बैक ऑन द बोर्ड एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। उसका मोटा मतलब ये है। लेकिन ये जो सर्कुलर है इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। ये सर्कुलर रिजर्व बैंक को लाना पड़ा क्योंकि रिजर्व बैंक ने देखा कि यार हमारे बंदे हैं ना बहुत होशियार है, कोऑपरेटिव सेक्टर के बंदे बहुत होशियार है और वो अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, तरकीबें, जिसको हम कहेंगे कि प्रैक्टिसेस। तो पुरानी प्रैक्टिस क्या थी कि वो टेम्पररीली रिज़ाइन करो और फिर से रीइलेक्ट हो जाओ, या फिर टेम्पररी रिज़ाइन करो और कोऑप्ट हो जाओ, कंटिन्यू ऑन द बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल होने के बावजूद भी आप बैंक का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते थे, अब नहीं रख सकते क्योंकि रिजर्व बैंक का ये मानना है कि दिस डिफीट्स द स्पिरिट ऑफ द लॉ और देयरफॉर दिस अमेंडमेंट हैज कम। ये बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेंडमेंट क्यों आया है। 8 साल का 10 साल हो गया, 1 अगस्त 2025 से ये चालू हो गया है। क्या है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट? बंदा अगर 10 साल बोर्ड में है कंटिन्यूसली तो कोई भी बंदा 10 साल तक रह सकता है। और ये डेफिनेशन, मेरा ये मानना है कि डायरेक्टर ये वर्ड जो भी बंदा इस्तेमाल करता है सबको अप्लीकेबल है। वो इलेक्टेड हो, कोऑप्टेड हो, अपॉइंटेड इन एनी अदर फॉर्म हो, जैसे रिजर्व बैंक भी कई बार डायरेक्टर अपॉइंट करती है, उनको भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स है उनको ये मुटाटिस मुटेंडिस जैसा है वैसा अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का जो मेंबर है जिसका टर्म को एक्सटेंसिव होता है बोर्ड के साथ, उनको भी ये अप्लाई हो जाएगा। अगर वो 10 साल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में है तो उन्हें भी ये अप्लाई होगा। ये ध्यान में रखो, सर्कुलर में कहीं नहीं कहा गया है, ये मेरा मानना है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। जो लोग रेगुलरली चैनल को देखते हैं वो जानते होंगे कि हम रेगुलेटरी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हमने जो जो कहा है, हमारे अगेंस्ट लोगों ने विचार दिए, लेकिन हमने जो जो कहा है, पढ़ाई करके कहा है, वो हमेशा सच साबित हुआ है और वही रिजर्व बैंक ने हमेशा किया है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इस वक्त तो कुछ सर्कुलर में कहा नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी ये अप्लाई होना आवश्यक है और हो जाएगा वो। तो ये मैंडेटरी कूलिंग पीरियड है और ये 10 साल के बाद में आप तुरंत आ नहीं सकते हो। 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद में या वो तो री इलेक्ट होकर आ सकते हैं या फिर कोऑप्ट भी हो सकते हैं। दैट कोऑप्शन रूल इज अवेलेबल। इसमें किसी को भी एक्सेप्शन नहीं है।
डायरेक्टर बंदा चेयरमैन भी है तो उससे भी ये एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ बैंकों के चेयरमैन को रिजर्व बैंक ने ये 3 साल का कूलिंग पीरियड के बजाय उनको अगले टेन्योर तक कंटिन्यू करने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक को अधिकार है ये करने का, सबको वो करेंगे पता नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो सर्कुलर से हमें जानना है वो ये है कि इट्स अ कंप्लीट सेपरेशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कूलिंग पीरियड में डायरेक्टर जाएंगे, दे कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द बैंक इन एनी मैनर एक्सेप्ट एज अ मेंबर और एज अ कस्टमर। वो मेंबर और कस्टमर रहेंगे। उसका मतलब ये है कि ना तो वो कहीं चेयरमैन होंगे, ना कहीं वाइस चेयरमैन होंगे, ना कहीं एडवाइजर होंगे, ना उसी बैंक में कहीं कंसल्टेंट करके आएंगे, ना कोई स्पेशल इनवाइटी होंगे, या बोर्ड कमेटी के सब कमेटी के मेंबर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनेंगे, या फिर क्रेडिट कमेटी में आप उनको पार्टिसिपेट करवाओगे, या उनको आप इनवाइट करोगे, या फिर वो अनऑफिशियल डिसीजन मेकर होंगे। नो, even informal governance influence of the person who is undergoing the cooling period is discouraged. The language is mathematical. ये आपको समझना जरूरी है। तो दिस इज अ कंप्लीट सेग्रीगेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्डिंग क्या यूज़ किया है सर्कुलर में। वर्डिंग ये है कि शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद द यूसीबी इन एनी कैपेसिटी और मैनर। दिस इज इंटेंशनली वेरी ब्रॉड। मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको, ये इंटेंशनली ब्रॉड उन्होंने किया है। लेकिन उनको एक रिलीफ है। क्या रिलीफ है कि ये कूलिंग पीरियड में अगर यही बंदा जो कूलिंग पीरियड में जो डायरेक्टर बंदा है कूलिंग पीरियड में है, अगर दूसरी बैंक का मेंबर है, दूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर है, तो वहां डायरेक्टर हो सकता है। ही कैन बी ए डायरेक्टर। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या कैच है बताता हूं आपको। वो कैच ऐसा है कि मल्टी स्टेट बैंक के जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है, अगर कोई बंदा डायरेक्टर है तो वो दूसरे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर नहीं हो सकता है। एक बार जांच पड़ताल लो, एक बार देख लो। मेरे को जो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट देखा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये आता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर होगा वो दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जा सकता है, लेकिन दूसरे किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। वो सेम यूसीबी में नहीं जा सकता। यही रिस्ट्रिक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगती है कि रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर में, जिसको कॉमनली कहा जाता है कि एंटी सर्कमवेंशन रूल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है कि आप कानून को तोड़े बगैर कुछ चीजें करो, दैट इज सर्कमवेंटिंग द लॉ। अवॉइड करो, वही चीज करो लेकिन कानून को बगल देके करो। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने वो लुक बैक एग्रीगेशन रूल उन्होंने डाला है। अब ये लुक बैक एग्रीगेशन रूल क्या कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर के टेन्योर में अगर 3 साल का इंटरप्शन है, लेस देन 3 इयर्स का इंटरप्शन है, तो उसका पहले वाला टेन्योर काउंट किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल। कोई बंदा ऐसा है कि वो 2016 में डायरेक्टर बन गया, 2025 में उसके 9 साल हो गए, रिजाइन कर देता है और वापस आता है 2026 में। वो जो 9 साल का पीरियड है ना, वो काउंट किया जाएगा। यू कैनॉट रीस्टार्ट द क्लॉक, यू कैनॉट। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। डायरेक्टर ने 10 साल सेवा दी है डायरेक्टर करके, 2015 से 2025 तक 10 साल। उसके बाद में वो रिजाइन करता है, क्या वो वापस आ सकता है? नो, फुल 3 ईयर कूलिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बंदा 2015 से लेकर के 2025 तक डायरेक्टर है, अगर वो 2028 तक वो दूर रहता है डायरेक्टरशिप से, देन ओनली ही इज अलाउड टू बी ए डायरेक्टर। The interruption tenure or the cooling period 3 years, and then the fresh tenure will start of 10 years. The cooling period 3 years. तो ये
मेरा जो मानना है कि ये जो उन्होंने कहा है कि 3 इयर्स का क्लियर कूलिंग पीरियड होना चाहिए, मैंने कुछ नोट्स निकाले, वही मैं देख के आपको बता रहा हूँ। ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उसमें थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट भी आता है कि कैलकुलेटिंग दी कंटिन्यूस टेन्योर, आपको अर्लियर पीरियड भी आपको उसका काउंट करना पड़ेगा। इफ द इंटरप्शन इज लेस देन 3 इयर्स, ignore earlier period only if the interruption is 3 years or more. So gap less than 3 years, old tenure counts. Gap more than 3 years, fresh clock starts. Simple. तो ये आपको आपकी जो इलेक्शन की एलिजिबिलिटी स्क्रूटिनी होगी उसमें ये आपको बिठाना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्यों कर रही है? अरे कोऑपरेटिव बैंक की बात छोड़ो, कमर्शियल बैंक में 6 साल का बंदा कंटिन्यूअस और इंटरप्टेड टेन्योर के बाद में जिंदगी में कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। 6 साल फॉर कमर्शियल बैंक्स। हमारे लिए 10 साल बनाए हैं सर, बहुत होते हैं 10 साल। तो रिजर्व बैंक क्या सोच रही है? परपेचुअल कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इज द कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम, उनका ये मानना है। सेम इंडिविजुअल्स कंट्रोल द बैंक कंटिन्यूसली ओवर ए डिकेड। मैं एक बार बीच में किसी फेडरेशन में गया था और मेरा वहाँ पे सत्कार हो गया, सत्कार किया उन लोगों ने, अच्छी भावना से किया। तो एक चेयरमैन बंदा था जिसने मेरा सत्कार किया, वो 40 साल से बैंक में चेयरमैन है। अब ये जो हो रहा है, जिसको रिजर्व बैंक कहती है कि ये एक फैमिली का डोमिनेंस है, या फिर प्रॉक्सी डायरेक्टर्स हैं, या फिर टेम्पररी रेजिग्नेशन करके आते हैं, या फिर कोऑप्शन से उसी फैमिली के मेंबर्स आते हैं, टेक्निकली वर्कआउट करते हैं। हमारे डायरेक्टर लोग बहुत होशियार हैं। तो रिजर्व बैंक के मानने कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, उसमें एक गवर्नेंस कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट होता है। और रिजर्व बैंक क्या चाहती है? बोर्ड रिफ्रेशमेंट। बोर्ड रिफ्रेशमेंट का मतलब है फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी। 2022 में एक नैफकप के फंक्शन में मैं दिल्ली में था और अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कहा, वो मैं शायद ये 2-3 बार वीडियो में बोल चुका हूँ, अमित शाह ने स्ट्रिक्ट भी कहा था पूरे सब सीनियर डायरेक्टर्स को कि थोड़े जवानों को आने दो, थोड़ा दूर हो जाओ। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 2022, जस्ट अ ईयर आफ्टर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट। और रिजर्व बैंक ये चाहती है कि इंडिपेंडेंट गवर्नेंस होना चाहिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर? हमारे कई बैंकों में फाउंडर ग्रुप्स है, तो most of the banks will have this problem. Many founder directors who have completed 10 years will become ineligible. चेयरमैन वाइस चेयरमैन रोटेशन से बनाने की जो तरकीब थी ना, वो भी बंद हो जाएगी। बैंक को क्या करना पड़ेगा? एक्टिव सक्सेशन प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। बैंक को इलेक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी ढंग से निकालनी पड़ेगी। बिफोर नॉमिनेशन बैंक विल हैव टू वेरीफाई उसका क्यूमुलेटिव टेन्योर कितना हो रहा है। प्रॉक्सी गवर्नेंस है, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बन गया। एक बड़ी बैंक डूब गई थी, इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन। रिजर्व बैंक स्क्रूटिनाइज करेगी कि ये जो कूलिंग दिए हुए डायरेक्टर्स हैं ना, उनके कौन से रिलेटिव्स और बंदे रिलेशंस बोर्ड में आ गए हैं ये टेन्योर का इम्पैक्ट आने के बाद में, एंड दे विल हैव सुपरवाइजरी कंसर्न्स। वो आपको रोक सकते हैं, आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। आप अगर रिलेटिव को लाके बिठाने वाले हो तो लिख लो मेरे से, इस चैनल पे जो भी मैं भविष्यवाणियाँ करता हूँ वो हमेशा सही निकलती है। आप अगर रिश्तेदारों को, स्पाउस को लेके आओगे, देयर विल बी स्क्रूटनी, एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डिक्टेट द टर्म्स, कैन ऑर्डर यू टू रिमूव द पर्सन। क्या कर लोगे? इज्जत गमा के बैठोगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी जो बायलॉज होंगे उसमें आपको अमेंडमेंट लाना ज़रूरी होगा। और हम लोग मैंने भी कई बैंकों को डिफेंस दिया है कि मैं मॉडल बायलॉज फॉलो करता हूँ, और जब तक मॉडल बायलॉज में चेंजेस नहीं आते हैं तो मैं बायलॉज अमेंड कैसे करूँ? पॉसिबली ये एस्केलेट होगा स्टेट गवर्नमेंट पे, और स्टेट गवर्नमेंट विल कम आउट विद द रेगुलेशन मॉडिफाइंग द बायलॉज। जैसे कि 10 साल का बीआर एक्ट का प्रोविजन के बारे में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला, ऑर्डर निकाली कि भाई ये 10 साल का देखो, इलेक्शन के टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर को देखना जरूरी है।
तो क्या ये मॉडल बायलॉज में चेंजेस क्या करना है वो स्टेट गवर्नमेंट ला नहीं सकती है? ला सकती है। स्टेट की जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो भी ये कर सकती है, क्योंकि जो लॉ है उसके हिसाब से तुम्हारे बायलॉज हार्मोनाइज होना ज़रूरी है, बायलॉज के कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बायलॉज भी चेंज नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? दिस इज BR एक्ट, अ सुपीरियर एक्ट, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ डायरेक्शंस आर सुपीरियर, प्रिवेल्स एवरीवेयर। अब कुछ भी कर लो, अब कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त, ये सर्कुलर आने के बाद में? मैन शुड इमीडिएटली स्टार्ट कपल ऑफ थिंग्स। डायरेक्टर्स का टेन्योर इंडेक्स बनाओ, तुम्हारे बोर्ड में 15 डायरेक्टर 18 डायरेक्टर, टेन्योर इंडेक्स बनाओ, उनका डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, इंटरप्शन कब हुए हैं, टोटल कंटिन्यूस टेन्योर कितना हुआ है और रिमेनिंग एलिजिबिलिटी कितनी बची है। आइडेंटिफाई द डायरेक्टर्स हु आर नियरिंग द 10 years, सक्सेशन रोड मैप बनाओ। रिव्यू इलेक्शन एलिजिबिलिटी प्रोसेस। रिटर्निंग और नॉमिनेशन कमेटी को ये वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, तुमने अगर गवर्नेंस की पॉलिसी बनाई है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। बोर्ड गवर्नेंस पॉलिसी को फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया और एलिजिबल क्राइटेरिया रीडिफाइन करने पड़ेंगे। सक्सेशन प्लानिंग का फ्रेमवर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे इस विषय के बारे में, क्या अगस्त 25 के पहले अगर जो डायरेक्टर होगा उसका जो पीरियड होगा काउंट किया जाएगा? यस, कंटिन्यूअस टेन्योर काउंट्स। There is no reset from August 25. Can the director resign for 1 year and come back? No, gap has to be for 3 years. Can the cooling period, expert director है हमारा, उसको कूलिंग मिल गया, क्या उसको हम एडवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं? नो, नो एसोसिएशन इन एनी कैपेसिटी। अरे हमने उनको है ना बोर्ड मीटिंग में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, उनको बुला लिया, मत बुलाओ, रिस्की है। बुलाते हो तो रिकॉर्ड मत करो, कम से कम मिनट्स में। जितने भी सीईओज इस चीज को देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो। अगर आप पुराने चेयरमैन को या इनको बुलाते हो, मैंने देखा है कि कई बार यार ये डायरेक्टर्स की है ना कोई ट्रस्ट वगैरह होती है, उसमें पुराने डायरेक्टर्स होते हैं, रिजर्व बैंक का ध्यान उसकी तरफ गया नहीं है। क्या वो कंटिन्यू हो सकते हैं? टेक्निकली नो, प्रैक्टिकली यस। क्या वो आके बैठ सकते हैं? खुद आके बैठ गए, क्या करोगे? भगाओगे उनको? नहीं। लेकिन दिस विल बी सीन एज अ गवर्नेंस फेलियर एंड देयर कैन बी एडवर्स स्ट्रक्चर अगेंस्ट द बैंक। तो ये जो कूलिंग पीरियड वाला डायरेक्टर होगा, ये ऑर्डिनरी मेंबर रहेगा और कस्टमर रहेगा। उसके अलावा उसको आप अभी लेंडिंग कर सकते हो क्या यहाँ? शायद हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं है। यू कैन डू सम लेंडिंग टू हिम अगर बिजनेस वाला बंदा है तो मुझे ये लगता है कि ये 10 साल का जो आया है ना, तो 3 साल का कम से कम एग्जिट है, और 3 साल में बंदे इतने बूढ़े हो जाते हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं रहती है। कोऑप्शन का ऑप्शन आपके पास होता है, लेकिन क्या कंट्रोल ये बंदा 3 साल के बाद उसी तरह से कर सकेगा? सोच के देखो। टेम्पररी रेजिग्नेशन देके वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अ मेजर गवर्नेंस शिफ्ट। और ये जो गवर्नेंस का शिफ्ट आया है, ये अगले 2-3 साल हमें तकलीफ देते रहेगा। इट सब्सटेंशियली इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड सक्सेशन planning, an area where RBI has recently shown growing focus while supervising the urban cooperative banks. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे सवाल आते हैं, और मैं इस विषय पे कम से कम 10-12 वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको इंटरप्रिटेशन में कोई तकलीफ नहीं हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं ईमेल देता हूँ। कोई भी अगर आपको सवाल है और थर्ड पार्टी ओपिनियन आपको चाहिए, पूछिएगा, ओपिनियन दे देंगे। वो फ्री में है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू लाइक द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, आस्क एवरीबडी टू सब्सक्राइब। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। मैं कड़वा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि योर बैंक शुड बी अ कंप्लायंट बैंक, और कुछ चीज़ें टालने से अगर रिजर्व बैंक का ध्यान तुम्हारी बैंक की तरफ नहीं जाता है तो वो करो, क्योंकि जिस दिन रिजर्व बैंक का ध्यान तुम्हारी तरफ आ गया, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा।
सवेरे पूछेंगे ये दो, 2 घंटे में दो, 3 घंटे में दो, शाम तक दो, जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम धंधा नहीं कर पाओगे। तो क्यों करना है ऐसी चीज़ें? बी ए कंप्लायंट बैंक, डू हैप्पी बैंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, पूछिएगा, बिल्कुल दिल खोल के पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।